तो स्टूडेंट, आज हम अपनी प्रश्नावली 1.1 शुरू करने वाले हैं, जो समुच्चय चैप्टर में है। हमें अपना पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब हमें नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है या औचित्य भी बताना है। तो देखिए, जैसे प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के महीनों का संग्रह है, तो वर्ष में जितने भी महीने जैसे प्रारंभ होते हैं उन्हीं का हम यहाँ पर नाम लिख लेंगे या उन महीनों को लिख लेंगे। तो वो महीने होते हैं जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। बाकी महीने जो हैं वो जैसे शुरू नहीं होते। तो देखिए, हमारे पास 3 अवयव हमारे समुच्चय में हैं। ये समुच्चय बनेगा, बहुत ही सिंपल है, ये समुच्चय होगा, इसके अंदर 3 अवयव होंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली लेखकों और वो भी सबसे अधिक 10 सबसे अधिक, तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते कि ये ही लेखक सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कोई अभी पैमाना नहीं है जिससे हम कहें कि यही 10 लेखक सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभाशाली तो बहुत सारे होते हैं, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते कि कोई कॉमन डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता और ये समुच्चय नहीं है। आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा कि अतः ये समुच्चय या संग्रह नहीं है। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ किसी भी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ कहने का भी ऐसा कोई पैमाना या कोई परिभाषा नहीं होती है। कभी कोई अच्छा खेलता है, कभी कोई बुरा खेलता है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। आप आंसर में लिख देंगे कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं कर सकते, अतः यह समुच्चय या संग्रह नहीं है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए, आपकी कक्षा में जितने भी बालक होंगे उनकी संख्या सीमित होगी और ये उनका एक कॉमन फैक्टर होगा या उनका गुणधर्म होगा कि वो आपकी कक्षा के बालक हैं, तो ये समुच्चय होगा। आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, कक्षा के बालकों को की संख्या सीमित होती है, इसलिए ये समुच्चय है। इसके बाद 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, 100 से कम जितनी भी संख्या होगी वो होगी 1, 2, 3 यूँ करते हुए 99 तक जाएगी, तो ये भी समुच्चय होगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, ये भी एक समुच्चय है। इसके बाद लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक प्रेमचंद्र होते थे उन्होंने सीमित मात्रा में उपन्यास लिखे हैं, तो ये भी समुच्चय होगा। सिंपल सी बात है, उन्होंने कोई अनंत की संख्या में उपन्यास नहीं लिखे हैं। अगर अनंत संख्या में भी लिखते तो वो इनफाइनाइट समुच्चय होता, जैसे कि कुछ कुछ उनके नाम रहते हैं और लास्ट में जाके डैश 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 लगा दिया जाता, तो ये भी समुच्चय है। फिर उसके बाद में सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। देखिए, सभी इसने अपने सारे समपूर्णांक बता दिए हैं, तो जो समुच्चय होगा उसमें सारे जो भी पूर्णांक होंगे, समपूर्णांक 2, 4, 6 यूँ करते करते लास्ट तक वो इनफाइनाइट तक जाएंगे और ये भी एक समुच्चय होगा, ये इनफाइनाइट समुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो स्टूडेंट, इस अध्याय में जितने भी सवाल होंगे वो भी समुच्चय होंगे, क्योंकि ये उनका कॉमन फैक्टर है कि वो इस अध्याय में आए हुए सवाल हैं, तो ये भी एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। कौन जानवर कितना खतरनाक है या कौन सबसे अधिक खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है, अभी तक ऐसा कुछ भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू से ये x का समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयवों की संख्या अंदर दी हुई है, 1 से लेकर 6 तक इसके अवयव हैं।
रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा 5। तो 5 जो है वो हमें देखना है कि इस ए के अंदर समुच्चय के अंदर है या नहीं। 5 इसके अंदर है तो सिंपल यहाँ पर हम एप्सिलॉन लगा देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, एप्सिलॉन का प्रयोग हम ये बताने के लिए करते हैं कि ये इस समुच्चय को के अंतर्गत आता है या नहीं, या इस समुच्चय को बिलोंग करता है या नहीं। तो ये इस समुच्चय के अंतर्गत आता है। देखिए 5 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन लगाएंगे। अगर नहीं आता तो क्रॉस इसमें लगा देते। अब 8 जो है वो ए के अंदर नहीं आता है तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब 8 इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये इसका अवयव नहीं है। इसके बाद 0, देखिए 0 भी इसमें नहीं आता है तो हम यहाँ भी एप्सिलॉन लिख कर उसे क्रॉस कर देंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है करने के लिए। इसके बाद 4 हमारे समुच्चय का अवयव है, इसके अंतर्गत आता है तो यहाँ पर खाली एप्सिलॉन लिख देंगे। 2 भी हमारे अंदर आता है तो यहाँ भी एप्सिलॉन लिख देंगे। 10 हमारे समुच्चय में नहीं है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का इस तरह से कर देंगे। तो देखा आपने कितना इजी और सरल सवाल है। अब हम आ चुके हैं अपने सवाल नंबर 3 पर, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर के रूप में लिखिए। हमें समुच्चय निर्माण रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें इन्हें रोस्टर के फॉर्म में लिखना है, यानी सारणीबद्ध वाले फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो समुच्चय है ए, इसके हिसाब से x:x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू 3 और 7 के बीच में है, 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे। इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि a से हमारे जो अवयव होंगे वो एक पूर्णांक होंगे, ठीक है, और उनकी वैल्यू -3 से -7 के बीच में होगी। तो -3 के बाद आएगा -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए यही हमारा रोस्टर फॉर्म होगा और यही इसका आंसर भी होगा, क्योंकि हमारी x की वैल्यू यानी कि अवयवों की वैल्यू जो है वो -2 से 6 तक होगी, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन में कहा गया है। इसके बाद b से x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब हमारे अवयव जो होंगे वो एक प्राकृत संख्या होगी और 6 से कम होगी, ठीक है। तो 6 से कम हमारी, चलिए इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। b से 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सॉरी, 6 से कम रखना है तो 5 तक ही होंगी। यही हमारा आंसर होगा। फिर हम आते हैं अपने सी वाले सवाल पर। x:x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। 2 अंकों की प्राकृत संख्या हमें अपने अवयवों में बनानी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करने पर उनके अंकों, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, उनको जोड़ने पर उनके अंकों का योगफल 8 आए, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो पहली संख्या हो सकती है 1 और 7, 17। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हो सकती है 2, 6, 26। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हो सकती है 35। इनको भी जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हो सकती है 44। इनको भी जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हो सकती है 53। उसके बाद हो सकती है 62। उसके बाद हो सकती है 71। उसके बाद हो सकती है 80। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ समुच्चय बनेगा और ये सारे उसके अवयव बनेंगे। बहुत ही आसान था, बस आपको इतना देखना था कि कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर 8 आएगा। इसके अलावा दोस्तों और कोई ऐसी संख्या नहीं है पूर्णांक 2 अंकों की जिनको जोड़ने पर 8 आए। आप खुद ही चेक करके देख लीजिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। d से x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, ठीक है। अब हमें जो अपना अवयव होगा वो एक अभाज्य संख्या होगी
डी इज इक्वल टू से हमारे जो अवयव होंगे वो एक अभाज्य संख्या होगी जो 60 की भाजक होगी। ठीक है, तो 60 की भाजक और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, आप खुद ही सोच कर देखिए। जैसे कि यहाँ पर आप 60 को लिख लीजिए। कौन कौन सी संख्याएं 60 से को काटेंगी जो अभाज्य भी होंगी। देखिए, 2 भी काट सकता है, ठीक है, ये भी अभाज्य होता है। उसके बाद में 3 भी काट सकता है, ये भी अभाज्य है। उसके बाद में 5 भी काट सकता है, ये भी अभाज्य है। इसके बाद फिर कोई भी संख्या अगर इसे काटेगी तो वो अभाज्य नहीं होगी। जैसे 10 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, तो वो सब अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो हमारे इस समुच्चय में अभाज्य संख्याएं सिर्फ 3 होंगी, 2, 3 और 5। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, पाँचवें सवाल पर। ई इज इक्वल टू से ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सभी के अक्षरों का सभी समुच्चय में एक चीज़ ही बस हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी जो अक्षर है वो रिपीट ना हो, क्योंकि हम अपने समुच्चय में कोई भी अवयव को दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, ई इज इक्वल टू से पहले आएगा टी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अक्षर। आर, आई, जी, ओ, एन। देखिए, फिर से ओ आया, हम उसे नहीं लिखेंगे। फिर एम, ई। देखिए, टी भी दोबारा आया तो हम उसे भी नहीं लिखेंगे। आर भी दोबारा आया, उसे भी नहीं लिखेंगे। फिर सीधा आएगा वाई। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द रिपीट ना हो, नो रिपीटेशन। ओके, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद में एफ सवाल पर आते हैं, अगले वाले सवाल पर। एफ इजिकल टू से बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। चलिए हम इसे यहीं पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले समुच्चय में आएगा बी, फिर ई, फिर टी। देखिए दोस्तों, फिर से टी आ रहा है तो उसे हम रिपीट नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। फिर अगली बार ई आ रहा है, ये देखिए, तो इसे भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हम ई पहले लिख चुके हैं। उसके बाद में आर आएगा तो आर को लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। देखिए, अगले सवाल में हमें रोस्टर फॉर्म में समुच्चय दिए हैं और उन्हें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। और रोस्टर फॉर्म से हमको इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12। तो दोस्तों, इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर हम अपने समुच्चय को ए लिखते हैं या एक्स लिखते हैं तो एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू से हम लिखेंगे हमारे जो अवयव हैं वो 3 के गुणनखंड हैं या गुणनफल हैं, और 13 से छोटे हैं, या अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 के गुणनखंड हैं। यानी कि अगर हम 3 इंटू एन लिख दें और कंडीशन दे देते हैं कि जो एन की वैल्यू रहेगी वो बड़ी या बराबर हो सकती है 1 से, और छोटी या बराबर हो सकती है 4 से। ठीक है, यही हमारा रोस्टर फॉर्म है ना, सिंपल। बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको इस 3 के गुणनखंड लिखने हैं और एन को आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल, जो है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू से, देखिए, अब हमारे जितने भी यहाँ पर अवयव हैं या इसके सदस्य हैं वो सारे 2 के गुणनफल में हैं। ठीक है, सब 2 के मल्टीप्लिकेशन में है। 2, 4, 8, 16, 32, मतलब उसके स्क्वायर के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू से 2n
जहाँ जो n की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या बराबर होगी और 5 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, अब हम इसमें गुणा करते जाएंगे 1 से 5 तक की वैल्यू का, तो ये सारी संख्या हमें मिलती जाएंगी। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, जो बहुत सिंपल भी है, कोई टफ नहीं है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 5, 25, 125, 625। देखिए ये सारे भी 5 के ही गुणनखंड में है और यहाँ पर एक ही जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है कि जो कंडीशन होगी, चलिए इसे हम लिखते हैं सीधे रोस्टर फॉर्म में। x कॉलन x इज इक्वल टू से हमारा 5 आएगा और 5n। ठीक है, और n की वैल्यू जो रहेगी वो 5 से छोटी रहेगी या बराबर हो सकती है और 1 से बड़ी या बराबर हो सकती है। देखिए 5 में 1 का करेंगे तो 5, 2 का करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 3 का करेंगे तो 125। इसी तरह से आगे हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे 5 का तो 625 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं अपना चौथा सवाल। ये हमें इनफाइनाइट यानी असीमित समुच्चय के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिख रही है कि ये जो 2, 4, 6 हैं ये सम संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि, पहले हम इसे लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं कि ये एक सम प्राकृत संख्या है और इसके अलावा इसमें कोई दूसरी कंडीशन है भी नहीं, तो हम इसे लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप में x कॉलन x एक सम प्राकृत संख्या है। सिंपल, यही आंसर है। इसके बाद में हमारा पांचवा सवाल है। 1, 1, 4, 9 डैश 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 100। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच में भी नहीं, ये ऐसा नहीं चल रहा है दोस्तों। ये कुछ इस तरह से होगा, 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इस तरह होते होते ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम इसे रोस्टर फॉर्म में इसी के हिसाब से बनाएंगे। इसे हम किस तरह लिखेंगे, सॉरी सर सर समुच्चय निर्माण रूप में x कॉलन x जहाँ, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू से n स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सब में स्क्वायर है। जहाँ n की वैल्यू जो आएगी वो 10 से छोटी या बराबर होगी और 1 से बड़ी या बराबर होगी। देखिए यही कंडीशन बन रही है, जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, ये बराबर हो सकती है, देखिए उसके बराबर है, उससे बड़ी भी है और 10 से छोटी या बराबर भी है। ये देखिए, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज में। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जितने भी यहाँ पर देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में लेकर आना है। ठीक है,
तो चलिए पहला वाला शुरू करते हैं। ए इज इक्वल टू से एक्स कॉलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा समुच्चय है वो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही होगा। 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से डैश 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 करके ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, लेकिन हम इसे इसी तरह लिखते हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है बी इज इक्वल टू से एक्स कॉलन एक्स, जहाँ एक्स एक पूर्णांक है और एक्स की वैल्यू -1/2 से 9/2 के बीच में आती है। तो सवाल को समझने के लिए हमें इसकी इस कंडीशन को देखना होगा कि ये क्या है। एक्स की वैल्यू जो है -1.2 से 9/2 के बीच तक 9.9/2 तक आ रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें पहले एक बार फाइंड कर लेते हैं कि ये है क्या। -1.2 यानी कि -0.50। ठीक है। उसके बाद में आएगा 0। फिर ये 9/2 का मतलब होगा 4.5। ठीक है। 4.5 से पहले कौन कौन से प्राकृत संख्याएं आएंगी, पूर्णांक आएंगे 1, 2, 3, 4। और ये तो प्राकृत संख्या मतलब पूर्णांक है ही नहीं, ये भी पूर्णांक में नहीं आता है। तो हमारे पास जो हमारा आंसर होगा पूर्णांक का वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यही हमारा आंसर है। सिंपल। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। सी इज इक्वल टू से एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है और एक्स इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 4। ठीक है। तो दोस्तों जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक भी जाते हैं, आपको पता होगा। तो हमारा जो समुच्चय बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। सी इज इक्वल टू से ये जो x की वैल्यू होगी वो 2 से छोटी या बराबर हो सकती है। ठीक है। दोस्तों इस वाले सी वाले क्वेश्चन में सी इज इक्वल टू से एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 4 के। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर निकालने के लिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे। जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 से छोटी या बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, -1 का भी, 0, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है और 2 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है। तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत ईजी है, बस आप कंडीशन पे थोड़ा सा गौर कीजिए। इसके बाद में लॉयल शब्द, हमारा जो डी वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स कॉलन एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसे हम लिखेंगे अपने हिसाब से। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू से पहला अक्षर आएगा एल, दूसरा आएगा ओ, तीसरा आएगा वाई, चौथा आएगा ए। एल को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार अपने उसमें लिख चुके हैं। एल को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद में ई वाले सवाल में हमसे सॉरी 5वें सवाल में हमसे कहा जा रहा है ई इज इक्वल टू से एक्स कॉलन एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है। मतलब एक वर्ष के ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए पहले फरवरी में नहीं होता है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बार बार इंग्लिश में लिखने लग जाता हूँ। फरवरी, उसके बाद में अप्रैल में भी नहीं होते हैं, उसके बाद में जून में भी नहीं होते हैं, उसके बाद में सितंबर में भी नहीं होते हैं, उसके बाद में नवंबर में भी नहीं होते हैं, दिसंबर में तो होते हैं। तो दोस्तों ये इतने मंथ होंगे, यही हमारा आंसर होगा।
इसके बाद में एफ वाले सवाल पे चलते हैं। ये हमसे कह रहा है कि x: अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब के से पहले आने वाले जितने भी व्यंजन होंगे वो हमारा आंसर होगा। इसे लिखते हैं इस तरह से, एफ इज इक्वल टू से, व्यंजन आप जानते ही होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। के से पहले आने वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ए हमारा स्वर होगा, बी व्यंजन होगा, सी भी व्यंजन होगा, डी भी व्यंजन होगा, ई स्वर होगा तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फिर एफ, जी, एच, आई हमारा व्यंजन होगा और उसके बाद के आएगा, यानी के से तो पहले तक की संख्या रखनी है, तो यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि बाईं ओर ये जो लिखे हुए हैं इनका दाईं ओर के समुच्चय निर्माण रूप वालों से ठीक से मिलान करना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 6, आप इनमें से देखिए ये किससे मिलान कर रहा है? x एक अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है, नहीं। x की संख्या 10 से कम विषम प्राकृत है, इसके भी नहीं। x: एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, देखिए इससे मिलान कर रहा है ये। ठीक है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, ये जितनी भी संख्याएं प्राकृत हैं और 6 की भाजक हैं, तो इसका आंसर होगा सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। इसके बाद फिर जो दूसरा सवाल है उसमें है 2 और 3। यहाँ से हम शुरू करते हैं मिला चेक करने के लिए। x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, देखिए ये दोनों ही अभाज्य हैं और 6 की भाजक भी हैं, तो मतलब ये इससे मैच कर रही हैं। ठीक है, ये हमारा मैच कर रहा था इससे। इसके आगे मैं आंसर लिख देता हूँ ए। ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरा है मैथमेटिक्स। ये आप दिख रहा है जो शब्दों का है ये मैथमेटिक्स से ही मेल खाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद में 1 3 5 7 9 ये जो है इसके आगे मैं लिख देता हूँ डी। ठीक है, और फिर इसके आगे में जो देखेंगे 1 3 5 7 9 है वो हमारा मैच कर रहा है बी से, क्योंकि बी 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्याएं हैं, देखिए ये सारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं और 10 से कम भी हैं, तो ये इससे मिलेगा। यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं बी, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज काफ़ी सरल थी, आने वाले समय में कुछ अच्छे क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन हमें मिलेंगे, हम उन्हें भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कर दें और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।